हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है। हम जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज़ के अंदर में मैं एक और स्टैंडर्ड ऐड कर रहा हूँ। ये क्लब महिंद्रा का एनालिसिस रहेगा। कुछ बातें बता देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टैंडर्ड के ऊपर एक कंपनी का एक ऐसा छोटा सा वीडियो कवर करूँ। हर स्टैंडर्ड के ऊपर एक वीडियो, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे। ठीक है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या आप ऐसा ही एनालिसिस अपनी क्लासेस में भी कवर करते हैं। देखिए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम क्लासेस में ये कवर कर पाएँ, इसलिए इसे यहाँ यूट्यूब में डाल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, फिर टाइम फ्रेम बढ़ता है। मैं वहाँ पे भी अगर ये सारी की सारी चीज़ें डालूँ तो जो सिलेबस हम लोग रफली 150 टू 170 आवर्स में ख़त्म करते हैं, उसका टाइम फ्रेम बढ़ता है, तो वो दिक्कत है, इसीलिए वहाँ नहीं डालते। तीसरा, एक क्वेरी आया था काफ़ी सारे लोगों का कि आप एक ही कंपनी के ऊपर हर स्टैंडर्ड का एनालिसिस क्यों नहीं दे देते। ऐसी कंपनीज अवेलेबल है, पर एक ही कंपनी का पूरा एनालिसिस कवर करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट को कवर करना पड़ता है जो उन्होंने डिस्क्लोजर में दिया है। इट इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कभी कोई वेबिनार लिया या कुछ लिया तो डेफिनेटली मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा और आपकी बात डेफिनेटली ध्यान में रखूंगा। अभी मेरे दिमाग में जो है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ हाईलाइटेड इश्यूज हैं, जिन्हें मैं कोशिश करता हूं कि एक एक एंटिटी को उठा उठा के आप लोगों के सामने ला सकूं। अदर देन दैट, आपको और भी कुछ क्वेरीज है स्पेसिफिक। कई बार क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर में काफ़ी लोग क्वेरीज डाल रहे हैं। कुछ क्वेरीज के रिप्लाई मैं कर पा रहा हूँ, कुछ क्वेरीज मुझे यूट्यूब नोटिफिकेशन में नहीं बता रहा है कि कोई क्वेरी आई है। वो तो गलती से मैं उस वीडियो पे वापस जाता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि यार इसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एंटिटी रिलेटेड क्वेरी है, डेफिनेटली व्हाट्सअप मी ऑन 8600364185। ठीक है। चलिए, फाइनली मैं ये वाला स्टैंडर्ड जो यहाँ कवर कर रहा हूँ, डेट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से रिलेटेड मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना है। क्लब महिंद्रा, महिंद्रा हॉलीडेज, एक छोटा सा एस्पेक्ट इंडेस 2 का टच करूंगा मैं यहाँ पे, जो आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में कि यहाँ इंडेस 2 का एक नया एस्पेक्ट देखने मिलता है ऑल टुगेदर। ठीक है। चलिए, मैं डायरेक्टली चलता हूँ बैलेंस शीट पे। तो इंड एस 21 बोलता क्या है। इंड एस 21, और मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे रहूंगा। थोड़ा बहुत मैं इन लोगों की स्टैंडर्ड लोन बैलेंस शीट के बारे में भी आपसे बातें करूंगा, पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मेजरली हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इंड एस 21 क्या बोलता है, यहाँ स्पेसिफिकली मैं कवर कर रहा हूँ फॉरेन सब्सिडियरीज। इंड एस 21 आपको दो तरह की गाइडलाइंस देता है। अगर आपकी फंक्शनल करेंसी, यानी जिस करेंसी में आप बिजनेस करते हैं, इज लेट्स से रुपी, आईएनआर, और इसके अलावा आप दूसरी करेंसीज में भी ट्रेडिंग करते हैं, डील करते हैं, वो आपकी मेन फंक्शनल करेंसी नहीं है, आपका बिजनेस उस करेंसी में नहीं होता है, पर वो करेंसीज भी आपको मिलती है। लाइक महिंद्रा हॉलीडेज इंडिया में अगर कोई फॉरेन का बंदा आया और डॉलर्स दे रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, मना थोड़ी करेंगे। हो सकता है कोई रिसीवेबल डॉलर्स में हो सकता है कोई पेबल डॉलर्स में हो, ये सब चीजें पॉसिबल है। तो महिंद्रा हॉलीडेज की फंक्शनल करेंसी आईएनआर है, पर वो दूसरी करेंसीज में भी लेन देन कर रही है, तो कन्वर्जन कैसे होगा वो ये स्टैंडर्ड आपको बताता है। इंड एस 21 विच इज नोन एज कन्वर्जन रूल्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी रूल्स। ये पहला सेट ऑफ रूल्स है, जिसमें वो बोलता है सारे मॉनेटरी एसेट, सारी मॉनेटरी लाइबिलिटीज को क्लोजिंग रेट, ईयर एंड रेट 31 मार्च के रेट पे आप क्लोज करेंगे। इंड एस 10 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का इंपैक्ट नहीं लेंगे। क्लियरली बोल रहा हूं, नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये बातें ध्यान में रखिए। दूसरा, वो बताता है कि सपोज आपकी फंक्शनल करेंसी कुछ और है। यहां पे एग्जांपल देता हूं, महिंद्रा की कुछ सब्सिडियरीज फॉरेन में है, कुछ मलेशिया में है, कुछ दूसरे दुबई वगैरह में भी है। तो ये सारी यूएई, दुबई नहीं बोलना चाहिए, यूएई के अंदर में है। तो इन सब का जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो लोग, मतलब वहां की जो, वहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहां उनकी फंक्शनल करेंसी में होते हैं। सो देर इज दिस रिम्बिट, there is baht, there is dirham, there is euro, there is dollars, there are lots of subsidiaries। उन subsidiaries की अपनी functional currencies में वो लोग डील करते हैं, मतलब उनकी functional currencies तो INR नहीं है, ये समझ रहे होंगे। वो लोग भी दूसरे करेंसीज में डील करते होंगे। जैसे म्यांमार में बैठा है, म्यांमार में बैठा हुआ रिबिट ले रहा है, हो सकता है वहां पे कोई बंदा आया जिसको डॉलर्स में से पेमेंट लिया होगा उससे, हो सकता है। सो व्हाट दे विल यूज द रूल्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी। आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे सर वो लोग वहां बैठे हैं तो वो वहां के स्टैंडर्ड्स लगाएंगे ना, यहाँ के क्यों लगाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर कंसोलिडेशन पर्पस उनको लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको अपनी बैलेंस शीट दी, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी को उनकी फंक्शनल करेंसी रिबिट में
डॉलर में, यूरो में, जो भी उनकी करेंसीज थी उसमें पहले कन्वर्ट करके भेजा। हम अब उनकी करेंसी से अपनी करेंसी आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स दिए इंड AS 21 में, जिन्हें वो बोलते हैं फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी कन्वर्जन, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें सारे एसेट्स लायबिलिटीज वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आर कन्वर्टेड यूजिंग क्लोजिंग रेट। डिफरेंस बिटवीन द टू मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, प्लीज आप लोगों को अगर ये बात नहीं समझी होगी तो वापस एक बार सुन लीजिएगा, मैं उसका कोई रीजन नहीं समझा रहा। वो बोलते हैं कि जब आप फॉरेन से फंक्शनल करेंसी कन्वर्ट करते हैं तो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा वो पीएनएल में जाएगा। आप जब फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी कन्वर्जन करते हैं तो सारे के सारे कन्वर्जन आपके एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाएंगे। ये रिजर्व अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा वो है। ठीक है, एक और पॉइंट है इंड AS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि अगर आपके पास फॉरेन करेंसी पड़ी है ईयर एंड में, ओपनिंग में भी पड़ी होगी, क्लोजिंग में भी पड़ी होगी, उसमें फ्लक्चुएशन आया, वो फ्लक्चुएशंस को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्ट कीजिए, उसे पीएनएल वगैरह में एडजस्ट करते हुए मत दिखाइए। सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे नीचे, पीएनएल में करेंगे, सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नीचे ओपनिंग क्लोजिंग कैश जो रहता है ना, वहां पे एडजस्ट करके दिखाइए, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मत दिखाइए। एक रफ आइडिया आप लोगों को आ गया होगा रफली यहाँ पे जो भी बातें हो रही है। सो दे हैव लॉट्स ऑफ सब्सिडियरीज। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ रफली, यहीं पे आसपास में ही कहीं तो भी मिल जाएगी हमें लिस्ट। Here is a list. We can see they have some subsidiaries in India, Malaysia, Thailand, Mauritius, Luxembourg, Dubai, Finland, Sweden, Spain. ठीक है, ये सब यहां पे कंसोलिडेट हुए हैं, ये सारी के सारे यहां पे कंसोलिडेट हुए हैं, आपको परसेंटेज होल्डिंग भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब आपने इनको कन्वर्ट किया, इन लोगों की रेस्पेक्टिव करेंसीज अलग अलग रही होगी, MYR रही हमारे मलेशिया के अंदर में, स्पेन स्वीडन वगैरह में यूरो वगैरह में डील हो रहा होगा, डॉलर्स में डील हो रहा होगा, अपना दिरहम में डील हो रहा है जब हम लोग बात करते हैं अबाउट दुबई। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो करेंसीज है, इन्होंने इन्हीं करेंसीज में अपनी बैलेंस शीट्स हमें भेज दी यहाँ इंडिया में। अब हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग प्रेजेंटेशन रूल्स, फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी, यानी सबको क्लोजिंग रेट लगा दिया, तो उसके कारण क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का एक रिजर्व बनेगा, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। कहां गया मेरा, ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वी कैन सी द हेडिंग। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आपका एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व करके एक हेड होता है, दिस इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू रिजर्व्स। यहां पे आपको दिखेगा इस बार आपने जो ट्रांसफर किया है वो है गेन ऑफ 500 lakhs, 500 lakhs। ठीक है, क्लियर। पीएनएल पे लेके जाता हूं, वहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगा, यहां देख लीजिए, आइटम्स टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, पहला हेड, समझ गए, ये सब वो सब्सिडियरीज को कन्वर्ट करता हुआ। अब हुआ क्या, दूसरा पॉइंट, इंडिया में बैठी हुई कंपनी ने खुद भी तो कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस किए होंगे, इंडिया की कंपनी, वैसे ही फॉरेन में जो कंपनीज है उन्होंने भी तो कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस किए होंगे। आप अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मुझे आपसे $10 लेना है, मुझे आपसे $10 लेना है, जिस दिन मुझे लेना उस दिन रेट था 80 रुपए, जब मिले पैसे तब 90 रुपए का रेट था, जब पैसे मिले तब 90 रुपए का रेट था, तो मुझे 10 रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपए इंटू $10 100 रुपए का फायदा हो गया, ये 100 रुपए पीएनएल में जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे क्या गया, एंटिटी को प्रेजेंटेशन आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे थे, एंटिटी की बैलेंस शीट को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके डिफरेंसेस। पर जब उन्होंने खुद कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किए, हमने खुद कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस किए, इन ट्रांजैक्शंस के फ्लक्चुएशंस पीएनएल में दिखते हैं। पीएनएल के अंदर में देयर इज अ हेड ऑफ अदर एक्सपेंसेस, मैं उसके नोट पे लेके चलता हूं आपको, नोट पे, तो बहुत आगे पीछे करूंगा मैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में लिखा है लॉस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, और ये कंसोलिडेटेड है, ध्यान में रखिए, दिस इज कंसोलिडेटेड। जो फिगर हम लोग देखेंगे स्टैंड अलोन में, अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट कुछ 30 lakhs के करीब करीब है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे जो चीज़ें दिखाना चाहता था, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपके पास फॉरेन करेंसीज पड़ी है, तो फॉरेन करेंसीज में कुछ फ्लक्चुएशंस हुए, आप इन फ्लक्चुएशंस को कहाँ दिखाएंगे?
तो मैंने कहा था हम ये सब देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर्स है। मैं जनरली हर एक जन को बोलता हूँ कि आप कोई भी एक ऐसी कंपनी उठाइए, उनके जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं ना, इनको पढ़िए। सिर्फ ये जो थियरी वाला पार्ट रहता है, आपको बहुत सारी बातें क्लियर होगी कि क्या क्या चीज़ के ट्रांजैक्शंस होते हैं और क्या क्या उनसे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स ये लोग देते हैं। देखिए यहाँ पे अफेक्ट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऑन कैश हेल्ड, यानी दूसरी करेंसीज में आपने जो कैश होल्ड करके रखा है, इसे हम ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हैं, ना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं दिखा रहे। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक के क्लियर होगा। एक आइडिया आप लोगों को आया होगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता था। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको इसका रिवर्सल मिलेगा 107, क्योंकि पीएनएल में तो गया है ये एक्सपेंस, वो जो 253 हम देख रहे थे उसमें ये पीएनएल में एक्सपेंस गया है। तो पीएनएल से इसको हटाया, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से हटाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होता है ना, तो वहां से पहले हटाया और फिर उसको कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, इसे यहाँ नहीं दिखाया जाता। मैंने आपको कहा था मैं एक बात और आप लोगों को बताऊंगा, वो एक बार और पे मैं आता हूं। नाउ दैट इज, मैंने इंडिया 7 जो बताना था, इंडिया 21 जो बताना था, वो सब मैंने आपको बता दिया, जो मेरा मेन मुद्दा था जिसके लिए मुझे ये स्टेटमेंट्स उठाने थे। ठीक है, मैं अब आपको लेके चल रहा हूं इन्वेंट्री पे। देयर इज अ वेरी क्लासिक पॉइंट दैट यू विल सी ओवर हियर, और अपकमिंग बिजनेस ट्रेंड्स के लिए ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है इस वीडियो को बनाने के लिए, पर क्योंकि इस बैलेंस शीट में है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रेयरली कभी आपने ऐसा कोई चीज़ देखा होगा। मैं हूँ इन्वेंट्री पे, और इन्वेंट्री में आपको एक बहुत ही क्लासिक लाइन देखने मिलेगी, वकेशन ओनरशिप वीक्स इंक्लूडिंग वकेशन ओनरशिप विलास। सो फॉर दिस आई नीड टू एक्सप्लेन यू महिंद्रा करता क्या है। महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर में आप जब भी कोई बुकिंग लेते हैं तो महिंद्रा हॉलीडेज क्या करता है, महिंद्रा हॉलीडेज आपको बोलता है कि हर साल एक हफ्ता आप हमारे कोई भी रिसोर्ट के अंदर में स्टे कर सकते हैं, वकेशन एंजॉय कर सकते हैं। विच मीन्स हम हमारे सारे रिसोर्ट्स में एक वीक आपके लिए बुक करके रख रहे हैं, सारे रिसोर्ट्स में से कोई भी एक में एक वीक हम आपके लिए बुक करके रख रहे हैं कि आपके पास अश्योर्ड वहां पे स्टे करने के राइट्स है। अब आप सोचिए कि एक घर है, एक घर के अंदर आप रह रहे हैं, वहां पे रहने के आपके पास अश्योर्ड राइट्स है। एक घर है जिसे आपने साल भर किराए पे लेके रखा है, वहां पे साल भर किराए पे रहने के आपके पास राइट्स है। एक बिल्डर के लिए उसका फ्लैट स्टॉक होता है, बराबर है, क्योंकि वो उसमें बाय सेल करता है उसे, इसीलिए। एक रेंट पे देने वाले एसेट, यानी जो बंदा बिल्डिंग्स वगैरह को रेंट पे देता है, उसके लिए जनरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, बराबर है। बट नाउ द पॉइंट इज, दीज रिसोर्ट्स व्हाट आर दे डूइंग, ये लोग आपको बोल रहे हैं कि हमने जो भी रिसोर्ट्स बनाए हैं, इन सभी रिसोर्ट्स में आपके पास स्टे राइट्स है जो हम आपको सेल कर चुके हैं। व्हेन दे टुक मनी फ्रॉम यू, उन्होंने आपको स्टे राइट सेल कर दिए। ऑब्वियस बात है, आपको उनको बताना पड़ता है, दे आर जस्ट मेंटेनिंग इट फॉर देम। जमीन उनकी है, बिल्डिंग उनका है, पर अंदर के इंटीरियर्स वगैरह सब में अधिकार आपके हैं। जब आपको ये राइट ट्रांसफर किए गए, तो ये ट्रांसफर के राइट्स के साथ आपको बोला गया आप इसे सेल नहीं कर सकते किसी और को, बट आप यूज कर सकते हैं। सो देयर आर यूजेज राइट्स। मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग इनके लिए इनका पीपीई है, मैं बोल सकता हूँ जमीन इनके लिए इनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बट अंदर के इंटीरियर्स या अंदर के रूम्स, अंदर के विलास, जो भी कुछ डिजाइन किया गया है, जो भी कुछ किया गया है, वहां जो भी चीजें रखी गई है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, ये इनके लिए इनका स्टॉक है। दैट इज द न्यू पॉइंट दैट वी आर सीइंग ओवर हियर। बहुत सारे रिसोर्ट्स के अंदर में ये ट्रेंड आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि आप किसी भी एक फार्म हाउस के अंदर में, एक फार्मलैंड होता है, बहुत सारे लोग एक बड़ा सारा कॉमन फार्मलैंड बना लेते हैं, वहां पे छोटे छोटे हट्स, फार्म हाउसेस बने होते हैं, जिनमें से एक फार्म हाउस आपको दे दिया जाता है, 10 साल 15 साल के लिए आपको दे दिया जाता है कि ये फार्म हाउस के अंदर जब भी आपको आना है फैमिली वेकेशन पे, आप आ जाइए और आप यहाँ पे रुकिए। ओनरशिप विलास, ओनरशिप विलास, ये सब ट्रेंड इंडिया में हम बहुत ज्यादा नहीं देख रहे, हालांकि लेटेस्टली बहुत ज्यादा आ रहे हैं तेजी से, पर फॉरेन में बहुत कॉमन है। इंडिया में हम घूमने के लिए लोन नहीं लेते, फॉरेन में घूमने के लिए भी लोन लिया जाता है। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। तो वहां पे ये बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे खासे लेवल पे डेवलप्ड है, और महिंद्रा हॉलीडेज ने इसीलिए फॉरेन में भी काफी कुछ डेवलपमेंट किया है इससे रिलेटेड। यहाँ पे भी कहानी वही है कि जो विलास बनाए गए हैं, इन विलास की स्ट्रेट अवे कुछ सालों की ओनरशिप सामने वाले को दे दिया है, विच फॉर अस
इज गिविंग इट ऑफ अंडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हमारे लिए हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है जिसमें हमने सामने वाले को ये सेल ऑफ कर दिया है। अब इसमें होता क्या है, देखिए सामने वाला आपको जो पेमेंट दे रहा है वो पेमेंट पूरा का पूरा वन शॉट में दिया और आपने बेच दिया, यहां तक के सही है। पर बहुत सारे ऐसे विलास और बहुत सारे ऐसे वीकली हॉलीडेज है जो सेल होना बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपके 10 रिसोर्ट्स हैं, 10 रिसोर्ट्स में 365 दिन, यानी कि आप 3650 डेज किसी को भी राइट दे सकते हैं। टोटल इतने राइट्स देने के आपके पास अधिकार है, यानी 10 रूम पकड़ लीजिए, 10 रूम 365 दिन 3650 अलॉटमेंट दे सकते हैं, जिनमें से एक अगर 10 दिन किसी एक रिसोर्ट में मैंने बुक कर लिया तो अब बाकी के वो लोग सिर्फ किसी और को 355 डेज ही दे सकते हैं ना, ऐसा पकड़िए। सो नाउ देयर आर 100 पीपल हु हैव कम डाउन, 7 डेज उनको मिलेंगे हर साल के, तो आप पकड़ लीजिए कि इनमें से 700 दिन बुकड है, यानी बाकी के बुक नहीं हुए हैं अभी तक के, मैं बोल सकता हूं। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूं, मैं डिटेल्ड आइडिया नहीं दे रहा इसके बारे में। सो देयर आर 2950 डेज, 2950 डेज आर केप्ट इन दिस स्टॉक। और इसके अलावा कुछ और रिसोर्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन WIP के अंदर में दिखेंगे। आपको एक रफ आइडिया आया होगा। ये सिर्फ आप लोगों को इस कंसेप्ट को समझाने के लिए था। क्या सब लोग ऐसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करते, ये बहुत डिटेल गाइडलाइन है। महिंद्रा हॉलीडेज के स्टैंड अलोन में नहीं मिलेगा, कंसोलिडेटेड में मिलेगा। यहाँ हमारा मेन मुद्दा ओनरशिप विलास को लेके है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है इस वीडियो के दौरान, मेरे को एक रफ आइडिया देना था। आप में से कई लोगों को इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन अगर चाहिए, अगर आप कर रहे हैं स्पेसिफिक इस पे काम, तो डेफिनेटली मुझे पिंग कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, सिर्फ नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, आगे मैं इसका वीडियो कभी ना कभी डेफिनेटली डालूंगा, क्योंकि मुझे एक पूरा का पूरा इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं पूरा फ्रेम करके आपके सामने ये क्वेश्चन को रखूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आया होगा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।